हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास हमने आपके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में डिस्कशन किया था एंड एटॉमिक मॉडल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे हम। उससे पहले मैं आपको बस ये बता दूं कि डेवलपमेंट, ये आप जो आपकी बुक में दिया हुआ है, डेवलपमेंट लीडिंग टू दी बोर एटॉमिक मॉडल, ये क्या था। ठीक है, तो ये हमें पता ही है बोर का मॉडल डेवलप कैसे हुआ था। बोर का मॉडल तब आया था जब रदरफोर्ड का मॉडल के ड्रॉबैक्स आ गए थे। ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक हमें पता है कि एक तो वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, दूसरी चीज हाइड्रोजन एटम और कोई भी एटम का स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई डिटेल, लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में कोई डिटेल नहीं थी। ठीक है, तो दीज आर टू मेन रीजंस व्हाट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटम। तो आज तो अभी ये दोनों पॉइंट्स तो हम वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं और बहुत डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास इज द वेव नेचर ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले मैक्सवेल ने दिया था, मैंने आपको बताया था। सो मैक्सवेल वाज द फर्स्ट टू गिव द comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electric and magnetic field on microscopic level। मतलब मैक्सवेल ही ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि कैसे चार्ज बॉडीज बिहेव करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कैसी बिहेव करती हैं, और ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे उन्होंने बताया था। ठीक है, He suggested that when an electrically charged particle moves under acceleration, उन्होंने कहा था कि जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल वो एक्सेलरेटेड होता है, देन क्या होता है, अंडर व्हाट एक्सेलरेशन, जो वो एक्सेलरेशन के अंदर होता है, ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, ही सजेस्टेड दैट जब कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव करता है, व्हाट अंडर एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो ऑल्टरनेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आपका एसी करंट एंड और आपका मैग्नेटिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड भी साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो जाता है और वो ट्रांसमिट होता है एंड ट्रांसमिटेड। ठीक है, दीज फील्ड आर ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ वेव्स, और ये जो फील्ड प्रोड्यूस होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं इन फॉर्म ऑफ what they are transformed in form of waves, and these waves are called as what, none other than these waves are called electromagnetic waves, or you can say electromagnetic radiation। क्या कहा जाता है इनको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है और या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। ठीक है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, नोन एज अर्ली डेज। लाइट भी आपका एक तरह का रेडिएशन ही था। अर्लियर डेज में हम ये बिलीव करते थे कि लाइट भी एक टाइम का रेडिएशन है, एंड स्पेकुलेशंस अबाउट इट्स नेचर डेट स्टिल द रिमोट एंशिएंट टाइम। पहले टाइम में हम ये बिलीव करते थे लाइट भी एक तरह का आपका रेडिएशन है। इन अर्ली डेज, मतलब न्यूटन के टाइम पे, लाइट वॉज सपोज टू बी मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉर्पल्सिस। ठीक है, कॉर्पल्सिस से बनी हुई है लाइट। न्यूटन के टाइम पे हम बिलीव करते हैं लाइट इस पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, नाउ it was only in the 19th century, ये सारी चीजें हम पहले से बिलीव करते हैं, पहले इतनी एडवांस नहीं थी साइंस। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और जो बोल सकते हैं मेन जो एडवांटेज एनहांसमेंट साइंस में होना स्टार्ट हुए हैं वो आपके 19th सेंचुरी से हुए हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका भले ही 18s में हो गया था, बट न्यूक्लियस, इवन आपका न्यूट्रॉन, ये सब आपका 90s से ही आपके मेन डिस्कवरीज हुई हैं। तो इट वॉज व्हाट इन दी early 90s, or you can say 19th century, when the wave nature of light was established। मतलब उससे पहले क्या बोला था, लाइट एक पार्टिकल है ऐसा टाइप बिलीव करते थे, बट 19th सेंचुरी में क्या बोल दिया गया कि लाइट के पास क्या है, उसका डिस्कवर हुआ था, लाइट हैव व्हाट, इट इज हैविंग अ वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट क्या हुआ था, एस्टैब्लिश्ड हुआ था। नाउ अगेन मैक्सवेल वाज द फर्स्ट, ये मैक्सवेल अगेन फर्स्ट साइंटिस्ट थे टू रिवील दैट, उन्होंने बताया था लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करेक्टर। एंड अगेन मैक्सवेल पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था जो लाइट वेव्स होती हैं, लाइट का हमने बता दिया लाइट का वेव नेचर होता है। तो मैक्सवेल अगेन एक साइंटिस्ट थे, फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि लाइट वेव्स जो होती हैं दे आर एसोसिएटेड विद व्हाट, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो लाइट वेव्स होती हैं वो जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रहती हैं तो वो ऑसिलेट करती हैं, ऑसिलेट मतलब ऐसे करती हैं, ऑसिलेट होती हैं। ठीक है, देन ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव motion is
कॉम्प्लेक्स नेचर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मोशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट हम यहाँ पर थोड़ा एक इजी वे में कंसिडर करके इसको समझने की कोशिश करेंगे. सो हियर वी हैव कंसिडर्ड, वी विल कंसिडर हियर ओनली अ फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज. सिंपल प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ठीक है. इतने डिटेल में आप फिजिक्स में और हायर क्लासेस में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. अभी जब जो हमारे काम की चीज है हम उसको समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, द ऑसिलेटिंग एंड इलेक्ट्रिक करंट. क्या है? ऑसिलेटिंग एंड द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है. तो the oscillating electric and magnetic field produced by what? Produced by oscillating charge particle are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of propagation of wave. ठीक है. क्या बोला था? जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, आप देखो, मैं आपको ये डायग्राम देखो, इसमें क्या बता रहा है, ये जो है, ये जो लाइन जा रही है, ये है आपकी क्या? मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज दिस? दिस इज द डायरेक्शन. देखो, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, ये आपकी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. ये ऐसे जैसे कोई फ्लैट सरफेस है, ठीक है, फ्लैट सरफेस, वहां पर आपकी ऐसे जा रही है, उसको बोल रहे हैं आप इस, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, ये एक सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है, उस पर आपका ये ऐसे से मूव कर रही है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है. क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बेसिकली ये सीधी लाइन है. क्या है? ये सीधी लाइन है, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा है, ऐसा प्लेन है कुछ, ठीक है. ऐसे प्लेन पे आपकी ऐसे लाइट मूव कर रही है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ऐसे आपकी लाइट मूव कर रही है. सो दिस इज व्हाट समव्हाट, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे है, इस पे लाइट वेव ऐसे मूव कर रही है. मींस दिस इज व्हाट स्ट्रेट. मान लो ये सीधा है, इस पे जो लाइट वेव है वो आपकी ऐसे मूव कर रही है, वैसे मूव कर रही है. तो ये रहा, देखो, ये आपका ये जो Z है कोऑर्डिनेट, यहां पर जो लाइंस जा रही हैं वो आपकी कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के. जो ब्लू लाइन है वो क्या है? आपकी जो फ्लैट सरफेस पे है, एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा है, ठीक है. ये वाला जो है जहां पर लाइट जा रही है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो ऐसा है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. तो ये जो रेस ट्रेवल कर रही है, ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ये जो सीधा जा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है. और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है. तो क्या बोल रहा है? द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑसिलेट कर रहे हैं, मैंने बताया था ना, ऑसिलेट मतलब ऐसा होता है, बढ़ रहे हैं, घट रहे. सो द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय व्हाट? ऑसिलेटिंग चार्ज. कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है? एक चार्ज है, वही तो ऊपर नीचे जा रहा है, वही चार्ज तो ऑसिलेट कर रहा है. दैट इज प्रोड्यूस बाय व्हाट? ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये क्या है? जो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है. एंड इवन बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. और ये दोनों, ये मैग्नेटिक फील्ड भी और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो आप जस्ट इस लाइन को कंसिडर करो और देखो, ये क्या है? इस लाइन के परपेंडिकुलर है, राइट, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन ये परपेंडिकुलर है. एंड अगर ये वाली लाइन को कंसिडर कर रहे हो, ये ऐसे जा रही है, तो अगेन ये परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है टच हुआ, ये भी परपेंडिकुलर है, ये टच हो रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है. तो मीन्स यही बोल के रखा है, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की भी परपेंडिकुलर हैं. तो ये बेसिक था, आपको आई थिंक समझ में आया होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनलाइक साउंड वेव्स और द वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कैन मूव इन वैक्यूम ऑल्सो. आपको पता है जो साउंड वेव है एंड वाटर वेव्स होते हैं वो आपके एक मीडियम, उनको एक मीडियम चाहिए होता है फॉर देयर व्हाट मूवमेंट. इनके मूवमेंट के लिए इनको एक मीडियम चाहिए होता है. जैसे साउंड के लिए भी आपको सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी मीडियम चाहिए होता है. वैसे ही वाटर के लिए भी आपको कोई भी मीडियम चाहिए होता है, ठीक है, वाटर वेव्स के लिए भी. तो पर जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनके लिए अगर कोई नहीं भी मीडियम रहेगा तो भी वो आगे बढ़ जाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं. जब कोई भी मीडियम नहीं रहेगा तो भी वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है. दे कैन ट्रैवल इन व्हाट? वैक्यूम ऑल्सो. वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर सकते हैं. तो यहीं पे वो लिखा है, अनलाइक साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड दे कैन मूव इन वैक्यूम भी मूव कर सकते हैं. तो ये भी क्लियर हो गया होगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? इट इज नाउ वेल एस्टैब्लिश्ड दैट देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब तुमको काफी पता चल गया कि यहाँ पर वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर देयर, राइट, which
डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपस में एक दूसरे से डिफर कैसे करती हैं, उनकी वेवलेंथ्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। वेवलेंथ बोल लो या फिर शायद फ्रीक्वेंसी के टर्म्स बोल लो, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है या फिर बोलो वेवलेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है। दीज कंस्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और यही जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है, जो रेडिएशन जो एमिट होती है, ठीक है, जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होते हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, राइट, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, और यही डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ जो होती हैं कंबाइन करके क्या बनाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम में आप देखते हो, जो हमने पढ़ा था आगे स्पेक्ट्रम, तो बेसिकली वो कुछ नहीं है, वो क्या है, वो आपका बेसिकली वेवलेंथ है, ठीक है, वो आपका बेसिकली वेवलेंथ ही है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। नाउ हम अभी फिगर 2.7 को देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, ये देखो, ये आपकी अलग अलग वेवलेंथ है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम है। तो ये देखो 400 ये वेवलेंथ है, 500 600 700 750 ये वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये किससे बनी है, ये बेसिकली ये वेवलेंथ है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ से क्या बन गया स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी वेव्स हैं वो एक तरह का रेडिएशन एमिट करती हैं, वो रेडिएशन क्या होता है, वो वेवलेंथ होता है आपका, और अलग अलग वेवलेंथ की होती है वो सारी जो भी रेडिएशन होता है, इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है, ठीक है। नाउ क्या लिखा है, डिफरेंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम, और डिफरेंट जो रीजन होता है स्पेक्ट्रम का, उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सम एग्जाम्पल आर रेडियो, क्या एग्जाम्पल है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, जिसका होता है फ्रीक्वेंसी होती है 10⁶ हर्ट्ज, क्या होती है 10⁶ हर्ट्ज, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है, दैट इज 10⁶, ठीक है। नाउ माइक्रोवेव रीजन आता है, पहले आपका रेडियो वेव, देन माइक्रोवेव रीजन का कितना होता है 10⁻10 हर्ट्ज होता है, दैट आर यूज्ड फॉर रेडार, रेडार सिग्नल देने के लिए, रेडार सिग्नल देने के लिए यूज होती है। नाउ आता है आपका इंफ्रारेड, दे आर अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, यूज फॉर हीटिंग, माइक्रोवेव में हम हीट करते हैं, राइट, वही माइक्रोवेव ही तो यूज होती है, घूमती रहती है, आप कुछ भी ओवन रख देते हो माइक्रोवेव में, तो उसमें क्या होती है, वो माइक्रोवेव ही होती है। तो जो रेडियो वेव होती है वो आपको किसके लिए यूज होती है, वो आपके ब्रॉडकास्टिंग के लिए होती है, जो भी चैनल हम लोग टीवी चैनल देखते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह उसके लिए यूज होती है, दैट इज वैल्यू 10⁶ हर्ट्ज। उसके बाद आपका होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव आपको पता है जो ये माइक्रोवेव होती है वो उसका रीजन होता है किसके लिए 10⁻10 हर्ट्ज होता है, ठीक है, एंड ये इसको रेडार के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद आती है आपकी इंफ्रारेड, वो कि आपके हीटिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। थोड़ा बहुत इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव आपस में मिलकर आपका उसमें यूज होते हैं, जो ओवन वगैरह हमारा यूज होता है, ठीक है। नाउ दैट्स व्हाट अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन होता है आपका 10⁻16, कितना होता है 10⁻16 हर्ट्ज, ए कॉम्पोनेंट ऑफ सन रेडिएशन, ये एक तरह का ये जो है रेडिएशन, ये एक कॉम्पोनेंट ऑफ सन, सन इस तरह की रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10⁻15, जो एक स्मॉल पोर्शन है 10⁻16 तक सन की रेडिएशन है, ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन होता है, दैट इज व्हाट 10⁻15 पे एक स्मॉल पोर्शन होता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻15 हर्ट्ज होती है। व्हाट इज ऑर्डिनरी कॉल्ड विजिबल लाइट, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है विजिबल लाइट, ठीक है, उसको बोला जाता है विजिबल लाइट, एंड इट इज ओनली दिस पार्ट, क्या, इट इज ओनली दिस पार्ट विच आवर आईज कैन सी, ये वही पार्ट होता है जो आपकी आईज, हमारी आईज देख सकती है, इट इज ओनली दिस पार्ट विच आवर आईज कैन सी और डिटेक्ट, और बाकी कुछ भी नहीं दिखता, रेडियो वेव आपकी माइक्रोवेव ये सब हमको नहीं दिखता अपनी आंखों से, बस विजिबल जो लाइट्स है और विजिबल जो रेज है वो हमको दिखती है। स्पेक्ट्रम स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशन, और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जो कि इसको बेसिकली जो नॉन विजिबल जो हमारी आंखों से दिखता नहीं उसको देखने के लिए आपको मदद करती है, ठीक है, ताकि उसको डिटेक्ट कर सकें। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट ये है, पहले हम उसको समझने से पहले एक बार ये डायग्राम देख लें, जो स्पेक्ट्रम है, देखो ये था स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम आ गया, विजिबल स्पेक्ट्रम ये हमको दिख रहा है, ठीक है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, क्या होता है, विबग्योर होता है ना आपका, विबग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ये विबग्योर होता है। वेवलेंथ देख लो कितनी कितनी है इसकी, ये मैंने आपको बताया 10⁻0 से 10⁻4 तक क्या था, लॉन्ग रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियोस वेव होती है, मतलब बेसिकली 10 आपकी कहां तक थी, 10⁻10 तक आपकी क्या थी,
ये रेडियो वेव्स ही थी। देन 10 टू द पावर 10 आपका क्या था, माइक्रोवेव। 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 14 क्या थी आपकी, IR, इंफ्रारेड। एंड देन 10 टू द पावर ये 14, ये बीच में क्या था आपका, यही था आपका विजिबल स्पेक्ट्रम। क्या था, विजिबल स्पेक्ट्रम, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। उसके बाद 10 टू पावर 16 से क्या है आपका, अल्ट्रा वायलेट रेज। 10 टू पावर 18 से आपका एक्स रेज, ठीक है। 10 टू द पावर 20 से 24 में गामा रेज, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम होता है। नाउ द लास्ट पॉइंट भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड यूनिट यूज होते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटरमाइन करने के लिए। नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट द रेडिएशन आर कैरेक्टराइज बाई प्रॉपर्टीज नेमली फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ। जो रेडिएशन होता है वो बेसिकली दो ही टर्म से कैरेक्टराइज होता है, आपका वेवलेंथ और आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ होता है एक और एक आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। यस, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है वो आपका हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, जैसे न्यू टाइप सिंबल होता है। एंड इट इज व्हाट, हर्ट्स, ठीक है, हर्ट्स से डिनोट करते हैं। एंड दैट इज हर्ट्स सेकेंड। हर्ट्स सेकेंड इसलिए एक हर्ट्स में 1 सेकेंड इनवर्स, मतलब पर सेकेंड 1 हर्ट्स, ठीक है, पर सेकेंड 8 हर्ट्स। कभी कभी हम 1 हर्ट्स की जगह क्या लिखते हैं, सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं, मतलब हर सेकेंड पर सेकेंड में 1 हर्ट्स वो होता है, ठीक है। ये किसने, हेनरिच हर्ट्स ने दिया था, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज व्हाट, द नंबर ऑफ वेव्स। ये जो हर्ट्स है वो बेसिकली क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ वेव्स दैट पास गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ रेस पास हो गई, वेव्स पास हो गई, ठीक है। 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो गई वो क्या डिटरमाइन करता है, वो आपका बताता है हर्ट्स, ठीक है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। नाउ हम एक और चीज देखते हैं, वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट ऑफ व्हाट, लेंथ, ठीक है। वेवलेंथ के पास भी एक यूनिट ऑफ लेंथ होना चाहिए, क्योंकि वेव और लेंथ है, लास्ट में लेंथ का यूनिट होना चाहिए। एज यू नो दैट एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, हमको पता है एसआई यूनिट लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। बट वेवलेंथ एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो हम इसकी जगह पे जब भी कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो हम सेंटीमीटर यूज करेंगे, ठीक है, मीटर नहीं यूज करेंगे। मीटर तो स्टैंडर्ड हो गया, बड़ा टर्म हो गया, ठीक है, तो इसलिए हम सेंटीमीटर यूज करेंगे। नाउ सिंस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव ऑफ मच स्मॉलर वेवलेंथ्स, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स आर यूज्ड, इसलिए हम स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं। दैट इज इन व्हाट, नैनोमीटर यूज कर सकते हैं हम, और हम अलग अलग यूज कर सकते हैं, स्मॉल यूनिट्स यूज करते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी वेव है। सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, अलग अलग यूनिट्स यूज कर सकते हैं। अब क्या है, ये 2.7 में शोज वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो हमने आपको बता दिया, ये जो डायग्राम है इसमें बहुत तरह की रेडिएशन बताई थी, विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ, जो कि आपस में डिफर करती है वेवलेंथ एंड इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ये थी वेवलेंथ, ठीक है, जो नीचे लिखी हुई है वो आपकी वेवलेंथ है, ठीक है। ये वाली टर्म जो है ये जो वेवलेंथ है, ठीक है, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 5, ये वेवलेंथ देखो, ये ऐसे करके वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। ये देखो वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ से यहाँ जा रहे हो ना गामा रेस तक, वेवलेंथ क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। यहाँ जा रहे हो तो वेवलेंथ आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो बस ये याद रखना, ये याद हो जाएगा टाइम के साथ, आप पढ़ते रहोगे तो याद होगा। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप एक बार खुद से भी एक बार जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आपका खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। Now, in vacuum, all type of electromagnetic radiation, regardless of wavelength, travel at the speed. मतलब वैक्यूम में क्या होता है, आपकी सारी वेवलेंथ क्या होती है, all electromagnetic radiations, जितनी भी electromagnetic radiation होती हैं वो ट्रैवल करती हैं at a speed of what, light. स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से ट्रैवल करती हैं, जो कि क्या होता है, ट्रैवल at a speed what, at a speed 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली ये क्या होता है, 3, ये होता है 2.99, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो वर्ड है मैंने बता ही दिया, ये बेसिकली क्या है, ये आपका है स्पीड ऑफ लाइट। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट। एंड इज गिवन द सिंबल, क्या इसको सिंबल दिया जाता है, सी दिया जाता है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ लाइट, इसको स्पीड बोल दो या वेलोसिटी, दोनों सेम ही चीज है। तो जो फ्रीक्वेंसी है न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा एंड वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। दैट इज व्हाट, सी इज इक्वल्स टू न्यू एंड लैम्डा, ठीक है। सी इज इक्वल्स, इस इक्वेशन से आप सी तो आपको पता रहेगा, आप इसमें लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको दोनों में से एक चीज दी हुई है, या तो आपको फ्रीक्वेंसी दी रखी तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकालना है अगर दिया रखा है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ द अदर कॉमन यूज क्वांटिटी स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आप आगे चल के शायद ऑर्गेनिक में
अभी क्लास 12th में आई थिंक आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, उसमें आपको वेव नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी आप यही जान लो कि वेव नंबर होता क्या है। वेव नंबर एक चीज होती है, इसका सिंबल होता है ये, न्यू के ऊपर एक बार लगा दो, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, मतलब एक पर्टिकुलर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव लेंथ पास हो रही है, ठीक है, वो होता है, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ व्हाट वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, और इट इज, इसका यूनिट जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ का यूनिट अगर मीटर होता है तो उसका रेसिप्रोकल होगा मीटर इनवर्स। क्या होगा? मीटर इनवर्स। हाउ एवर कॉमनली यूज्ड इन सेंटीमीटर, और उसको सेंटीमीटर में कॉमनली यूज किया जाता है बिकॉज छोटा है, ठीक है। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ विल सी वन एग्जाम्पल्स, इस बुक में 2-3 एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई टीच दिस मच ऑफ पोर्शन, ठीक है। तो द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का बता रहा है, ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रिक्वेंसी ऑफ कितना 1368 किलो हर्ट्स, KH क्या है? किलो हर्ट्स। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। आपको क्या बोला है? आपको वेवलेंथ बताने बोला है, कितना वेवलेंथ ये ट्रांसमीटर वो कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, एमिट कर रहा है, ठीक है, रेडिएशन बताना है, एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, और आप पूछा है कि कौन से पार्ट को ये बिलोंग करेगा। तो सबसे पहली चीज आपको वेवलेंथ क्या देख रहा है, आपको पता है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल लोगे। किससे निकाल लोगे वेवलेंथ का फॉर्मूला? आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज C इक्वल्स टू n लैम्डा, सॉरी न्यू लैम्डा, राइट। तो अगर आप इस इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, आपको वेवलेंथ पूछे तो वेवलेंथ क्या होगी? C/v हो जाएगी। तो वही लिखा है, द वेवलेंथ lambda is equals to C/v, where C is the speed of light of electromagnetic radiation in vacuum, ठीक है, and V is the frequency। और आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1368 किलो हर्ट्स, ठीक है, किलो हर्ट्स दे रखी है। नाउ आपको हाँ यस, सो द फ्रीक्वेंसी is given, substituting the values we have, lambda is equals to C/v, आपको C की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और ये आपका क्या है 1368 किलो हर्ट्स। आपको पता है किलो हर्ट्स में दे रखा है, इसको आपको हर्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप जब हर्ट्स में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर किलो है, इसको हर्ट्स में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10⁻³ हो गया। अब ये एक हर्ट्स में कितने सेकेंड्स होते हैं, मतलब 1 सेकेंड में कितनी उस पॉइंट से कितनी फ्रीक्वेंसी पास हो सकती है, हमने ये डेफिनेशन पढ़ा था, राइट। हर्ट्स क्या पढ़ा था हमने, ये देखिए, इट इज डिफाइन द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो सकती हैं एक पॉइंट से, वो लिखा था हमने, ठीक है। तो हमको पता है जो SI यूनिट फ्रीक्वेंसी की होती है वो होती है हर्ट्स होती है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, वो होती है 1 सेकेंड के इक्वल, 1 सेकेंड इनवर्स के इक्वल। किसके? 1 सेकेंड इनवर्स के इक्वल। तो अगर यहाँ पर आपका मीटर पर सेकेंड दे रखा है, सेकेंड इनवर्स दे रखा है, ठीक है, आपको वेवलेंथ निकालनी है जो कि मीटर में आएगी, और आपको ये हर्ट्स, किलो हर्ट्स को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पता है किलो हर्ट्स को आपने पहले हर्ट्स में कन्वर्ट किया, तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका हर्ट्स में आ गया। आपको पता है हर्ट्स को क्या होता है, हर्ट्स इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इनवर्स। तो अब 1 सेकेंड इनवर्स लिख दिया, 1 को मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से, तो आपका 10⁻³ आएगा और सेकेंड इनवर्स आ गया। यहाँ से सेकेंड इनवर्स आपका कट जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा दिस इज व्हाट दी, एंड ये आ जाएगा कुछ वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज 219 मीटर, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट रेडियो वेवलेंथ। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? रेडियो वेवलेंथ की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये आपने पढ़ा ये रेडियो वेवलेंथ आपके कहाँ से लाई करती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी है, आपकी रेडियो वेवलेंथ की है, ठीक है, रेडियो वेवलेंथ की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आपकी। नाउ वो आप स्पेक्ट्रम देखेंगे, ये वाला स्पेक्ट्रम देखेंगे और इससे समझ जाएंगे किसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, ये कि आपकी रेडियो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, ठीक है। और आपने क्या कैलकुलेट किया? आपने कैलकुलेट किया है बेसिकली वेवलेंथ लैम्डा कैलकुलेट किया है, ठीक है, लैम्डा कैलकुलेट कर लिया है आपने। नाउ सी व्हाट आई वांट टू टेल यू, 10⁻0 मतलब 10⁻0 का मतलब 1 से लेके ये 10⁻2 मतलब ये 100 है, 10⁻4 मतलब क्या है, ये 4 बार 4 जीरो है, मतलब ये 200 कुछ समथिंग आया है। वो किस रेंज में आया है? देखो रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव रेंज, ये रेडियो वेव्स, ठीक है, FM AM, तो ये सब किस में आ गया? ये रेडियो वेव में आ गया। इसलिए क्या लिखा हमने, क्या बोला, ये रेडियो वेव रेंज है, ठीक है। दैट्स वाई ये वैल्यू जो आई, ये जो लैम्डा की वैल्यू आई हमारी 219, ये आपकी क्या है, रेडियो वेव हमने इसको कहा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। नाउ
the next example we'll see that is very easy only. The wavelength range of a visible spectrum extend from violet 200 nanometer to red 750 नैनोमीटर. एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी. क्या बोला है, इसको एक्सप्रेस करने बोला है इन फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स में. ठीक है, और आपको ये बता दिया है कि जो 1 nm है वो 10⁹ मीटर होता है. नैनोमीटर ना, 1 nm मतलब nm मतलब क्या, नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर इज 10⁹ मीटर. ये आपको पता ही होगा, बेसिक कैलकुलेशन है. तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने का हमको पता है, हमारे पास ये इक्वेशन है. हमको क्या बोल के रखा है, हमको बोल के रखा है वेवलेंथ का रेंज दे रखा है. हमको फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करना है, वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस करना है. वी नो दैट c इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यू लैम्डा. और आपको किस में एक्सप्रेस करना है, आपको वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में. तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा. c बाई लैम्डा लिख दिया. c क्या है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स. और लैम्डा क्या होगा, लैम्डा आपका है, लैम्डा आपका 400. ठीक है, 400 पहले हम फर्स्ट वाले के लिए निकालेंगे, वॉयलेट वाले के लिए. तो 400 लिख दिया. 400 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10⁹ से मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसका सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 7.50 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये 10⁻14 आ गया आपका. ठीक है, सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आंसर इतना पूरा 10⁻ हर्ट्ज. बट आपको इसको 14 में कन्वर्ट कर देना है, मतलब इसको ऊपर लेके जाओगे. ठीक है, प्लस हो जाएगा, ये आपस में ऐड हो जाएंगे. फिर इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा, आराम से ला दोगे आप. देखो, जो न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करना दैट इज नॉट माई जॉब, बिकॉज दैट इज सिंपली मैथमेटिक्स. इतनी मैथमेटिक्स बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो सबको आपको आती ही होगी. ठीक है, नाउ हम दूसरे केस के निकालेंगे. ये हमारा किसके लिए हमने निकाल दिया, वॉयलेट के लिए निकाल दिया था. ठीक है, वॉयलेट के लिए निकाल दिया. अब क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी रेड के लिए निकालेंगे. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, फ्रीक्वेंसी c बाई लैम्डा. अगेन c हमको इतना है पता ही है, और लैम्डा कितना दे रखा था, नैनोमीटर. तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया. तो क्या किया हमने, मीटर में जब कन्वर्ट किया तो हमने इंटू 10⁹ मीटर से डिवाइड कर दिया. इसको सॉल्व किया और क्या आ गया 4. क्या आ गया 4 हर्ट्ज. सो रेंज कितनी हो गई, हमको रेंज को बोला था इसके फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालने के लिए, वेवलेंथ दे रखी थी. तो वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया तो हमारा क्या हुआ, द रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम कितना 4.0 इंटू 10⁻14 टू व्हाट 7.5 इंटू 10⁻14. ठीक है, मतलब 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. सेकेंड इनवर्स का मतलब क्या है, हर्ट्ज लिख सकते हो. ठीक है, हर्ट्ज बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, और सेकेंड इनवर्स है तो उसको हम हर्ट्ज बोलते हैं. ठीक है, हर्ट्ज को हम सेकेंड इनवर्स बोलते हैं, सेकेंड इनवर्स को हर्ट्ज बोलते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी यूनिट. तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ हम एक और लास्ट जो प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं. कैलकुलेट वेव नंबर बोला है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दे रखी है इतनी. आपको वेव नंबर निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो सबसे पहले तो आपको वेवलेंथ दे रखी है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर कर लो. वेव नंबर क्या होता है, 1 बाई वेवलेंथ होता है. वेव नंबर का फॉर्मूला ये है, इक्वल्स टू 1 बाई वेवलेंथ. आपको वेवलेंथ दे रखी है, ये एंगस्ट्रॉम. इस एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -10⁻⁻10 होता है. तो क्या किया, पहले तो लैम्डा है आपका ये एंगस्ट्रॉम में, इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया. मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ये एंगस्ट्रॉम था उसको मल्टीप्लाई कर दिया मीटर में के लिए, इंटू 10⁻, क्या किया, इंटू 10⁻10 के साथ मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, नाउ क्या किया, आपको क्या पूछा था सबसे पहले, वेव नंबर हैविंग द फॉर्मूला दैट इज व्हाट 1 बाई लैम्डा. तो 1 बाई लैम्डा क्या निकाला हमने, लैम्डा निकाला 5800. ठीक है, इंटू 10⁻10 मीटर. इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके ये आंसर मीटर में भी आ गया. अगर सेंटीमीटर में आंसर लाना है तो 2 कम कर दो, 2 0 कम कर दो, डिवाइड कर दो 100 से. ठीक है, नाउ दूसरा टर्म आपको क्या पूछा था, दूसरा पूछा था आपको कैलकुलेट व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन. फ्रीक्वेंसी पूछा था, वेवलेंथ आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, फॉर्मूला से निकालोगे, दैट इज c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. न्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा. c आपकी वैल्यू आपको पता है, ये आपने वैल्यू यहां से डाल दी, और लैम्डा की वैल्यू आपने ये डाल दी, और उसको अच्छे से सॉल्व किया तो आपका वैल्यू आ गया ये. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है. और अगर आपको बोला गया, ये सेकंड इनवर्स में लिख दिया. ठीक है, अगर आपको बोला गया होता फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, तो आप क्या करते, सेकंड इनवर्स की जगह यही सेम वैल्यू लिखते और यहाँ पर HZ लगाते और सेकंड नहीं लगाते तब. ठीक है, क्योंकि सेकंड का मीनिंग ही क्या है आपका हर्ट्स. ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे. ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी थोड़ा बहुत आपको बता दूंगी कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट या क्वेश्चन इन सब से बन सकते हैं, इसलिए वी विल नॉट स्किप दिस 2 पार्ट्स. एंड देन व्हाट वी हैव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी है हमारा. फिर 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब कराना, तो वो सब न्यूमेरिकल आई विल टीच यू हाउ टू डू ऑल दोज न्यूमेरिकल्स. दैट्स ऑल. देन हम जल्दी से जल्दी आपके क्वांटम मैकेनिक मॉडल में जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तब तक आप पढ़ाई करते रहिए. ठीक है,
और आपके जो भी मैंने नोट्स में पढ़ाया है वो उसको अच्छे से पढ़िए, वही एग्जाम्स में भी आने वाला है, तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए अच्छे से पढ़िए। जो भी क्वेश्चन में थ्योरी लिखी हुई है उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़िए, बिकॉज अगर मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगी तो आपको जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसका आंसर अच्छे से देना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।